हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर्ड। सो दोस्तों, आज हमारा 8th लेक्चर है ऑन द टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसके अंदर हमने एक केस स्टडी ली थी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हमने प्रूफ करा था कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की हर एक पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है। आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे विद अ न्यू एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आज हम एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी हर जगह सेम रहती है। सिंपल पेंडुलम को प्रूफ करने से पहले यार, पेंडुलम मैं बता दूं एक खुद में ही बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट सारी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो थ्योरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज लग जाती है इसके अंदर। हार्मोनिक मोशन भी लग जाता है, काफ़ी हद तक रोटेशनल मोशन भी लग जाता है इसके अंदर, पीरियोडिक मोशन लग जाता है, रेक्टिलिनियर लग जाता है, सब कुछ लग जाता है इसके अंदर। तो जो सिंपल पेंडुलम है, इसके नाम के अंदर सिंपल है बट इसके अंदर ऑलमोस्ट हमारी सारी न्यूटोनियन फिजिक्स इंक्लूड हो जाती है इस टॉपिक को पढ़ने पढ़ने में। आज हम इसी टॉपिक को इस चीज़ को प्रूफ करने से पहले हम इसी टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अब आप कहोगे कि मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं सिंपल पेंडुलम के साथ लिंक्ड हैं। वो हमें जो हमारा मेन टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके साथ लिंक करने में हमें हेल्प करेगा। पीरियोडिक मोशन, इट्स अ मोशन विच रिपीट्स itself after a certain period of time. It repeats itself. एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जो एक सर्टेन पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे, इसलिए हम इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब फॉर एन एग्जांपल, इफ वी टेक अ सिंपल पेंडुलम। अब जो पेंडुलम है, जब हमने उसे सस्पेंड कर दिया, हमने उसके बॉब को उसकी स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर दिया और हमने उसे ऑसिलेट करने दिया, तब वो पहले यहाँ पर आएगा, फिर वहाँ को जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरह से वो अपने मोशन को रिपीट करता रहेगा। दिस इज वाई द पेंडुलम इज नोन एज a perfect example of periodic motion, क्योंकि जो एक पेंडुलम का मोशन होता है वो खुद को सर्टेन पीरियड्स के बाद रिपीट करता रहता है। फिर एक टाइप ऑफ मोशन हमारे पास आता है ऑसिलेटरी मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। जिस मोशन के अंदर, जिस टाइप ऑफ मोशन के अंदर टू एंड फ्रो, एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट करे, मतलब पहले लाइक टेक दिस टू बी एन ऑब्जेक्ट, टेक दिस टू बी एन ऑब्जेक्ट। इसको अगर मैं सस्पेंड करना, इसको अगर मैं मूव करना शुरू करूं एक ऐसे वे में, पहले इधर को गया, फिर इधर को आया, फिर इधर को गया, फिर इधर को आया, फिर इधर को गया, फिर इधर को आया, देन दिस ऑब्जेक्ट इज टू एंड फ्रो, इट्स मूविंग टू एंड फ्रो। ये पहले उधर गया, टू फ्रो, टू फ्रो, सो इट्स अ टू एंड फ्रो। इट्स ऑसिलेटरी मोशन इज अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन का ही काइंड है, क्योंकि जब टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो खुद को सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करेगा। ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मूवमेंट। एंड अगेन हमारा पेंडुलम उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर ये पहले टू जाता है, फिर फ्रो जाता है, फिर टू जाता है, फिर फ्रो जाता है। इस तरह से इसका मोशन होता रहता है। अब एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, जिसको आपने, अगर आप अपने फिजिक्स के कुछ सीनियर्स के साथ बात करते होगे या आपने कहीं पर सुना होगा ये टर्म SHM, कहीं फिजिक्स में आपने टर्म सुनी होगी। अगर आप थोड़ी सीनियर फिजिक्स आपने कभी ट्राई करी हो तो आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड एक सुना होगा, SHM। ये जो SHM होता है ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोलने की। SHM इज सिंपल हार्मोनिक
मोशन। अब एसएचएम या हार्मोनिक मोशन क्या होता है? इट्स अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस। और हार्मोनिक मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का ये एक स्पेशल केस है। अब किस तरह का स्पेशल केस है, इस केस के अंदर क्या स्पेशलिटी है, वो बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होता है? जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, अभी एक बार लिख लो फिर समझाता हूं क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये काफ़ी आपको भारी भारी सी बातें लग रही होंगी, रिस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, बट अब बड़ी सिंपल लगेंगी जिस तरीके से मैं समझाऊंगा। ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन। इन तीनों मोशन को अंडरस्टैंड करने का बेस्ट एग्जांपल यार हमारे पास एक ही है, दैट इज अ पेंडुलम। सो इस केस के अंदर क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। पहले हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन समझते हैं। सो मीन पोजीशन क्या होता है? अब मैंने एक पेंडुलम को ऐसे टांगा है, तो दैट इज अ मीन पोजीशन। अब मैंने इस पेन को ऐसे टांगा है, इट इज इट्स मीन पोजीशन। ये पेन इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। अगर मैं इसे ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो इट इज इन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो इट इज इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है? अ पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, या अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो जब वो थोड़ी देर बाद रेस्ट पर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, उस पोजीशन को हम बोलते हैं उसकी मीन पोजीशन। सो अब मीन पोजीशन हमें समझ में आ गया है कि मीन पोजीशन क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब, अगर मैंने इस पेंडुलम को खींचकर यहां पर ले आता हूं, अगर मैं इस पेंडुलम को खींचकर यहां पर ले आता हूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है, जो इसकी वैल्यू है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगी। मतलब अब जब हम इस पेंडुलम को यहां से, मैंने इस बॉब को खींचा और मैं यहां पर ले आया, ये पेंडुलम था, ठीक है, ये ऐसे ऊपर टंगा हुआ है, इसको मैंने इधर को खींचा, इसको मैंने इधर को खींचा, तो ये जो एरिया होगा, ये जो लेंथ होगी, दैट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और जब मैं इसे सस्पेंड करूंगा तो ये कुछ इस तरह से मोशन करने लग जाएगा, कुछ इस तरह से, और थोड़ी देर बाद वो यहां पर आ जाएगा मीन पोजीशन पर। सो जब मैं इसे यहां से छोड़ूंगा और वो अपनी मेन पोजीशन पर आएगा, इसका मतलब एक फोर्स एक्ट कर रही है। एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कब चेंज करता है? एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ इनर्शिया कब चेंज करता है, अपना इक्विलिब्रियम कब चेंज करता है? जब उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही हो। अब इस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ इनर्शिया ये था, अब इसने अपना स्टेट ऑफ इनर्शिया चेंज करा, मतलब एक फोर्स एक्ट करी, और उसी फोर्स को, जैसे हमने इलास्टिक, जब हमने इलास्टिक पोटेंशियल करा था तब हमने बात करी थी रिस्टोरिंग फोर्स की, तो जो वो फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जिस फोर्स से ये अपने पुल्ड पॉइंट से मीन पॉइंट पर वापस आने लगता है, जिस फोर्स की वजह से, उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। सो हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होता है? जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जितनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स होगी, एंड दिस इज व्हाट हार्मोनिक मोशन इज। सो ये है हमारा सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ मोशन। अब हम सिंपल पेंडुलम की थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमें आगे जाकर
वेव्स जो हमारा चैप्टर आएगा, जो हमारा वेव्स और साउंड चैप्टर आएगा, उसके अंदर हमें ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये उससे काफ़ी हद तक रिलेट करती हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक पेंडुलम है, इसको मैंने यहाँ तक खींचा और जब मैंने इसे छोड़ा तो ये ऑब्वियस ही बात है, एकदम से छोड़ते ही तो ये यहाँ पर नहीं आ जाएगा, ये यहाँ को भी जाएगा। सो लेट अस से जो हमारा पेंडुलम था वो यहाँ पर आता है। लेट्स नेम दिस पॉइंट A, लेट्स नेम दिस पॉइंट टू बी B and this point to be C, this is O. So ये जो हमें लंबी सी लाइन सी दिख रही है इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और जो ये नीचे ये हमारे पास गोल गोल सा मास है इसे हम बोलते हैं बॉब। ओके, जो इस स्ट्रिंग की लेंथ होती है उसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से। ओके, कैपिटल L। अब यहाँ पर ये हमारी मेन पोजीशन है, ये दोनों हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। These two are our extreme positions. So अब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में आने में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है यार वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हमने अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर बात करी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अगर आपको याद हो तो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, मेन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो एंगल बनता है, जो जितने एंगल से हमारा पेंडुलम डिस्प्लेस होता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है हमने उसे डिफाइन कर दिया है, वो हमारा L होता है। ओके, सो अब बताओ, जब ऑब्जेक्ट B पर होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट B, तो उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसके पास 0 होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी -A होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी A होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ओके, सो यहाँ पर एक ऑसिलेशन कितना होगा, एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन वुड बी B to A, B से A पर गया, फिर B पर आया, फिर C पर गया, फिर B। दिस इज वन ऑसिलेशन, B A B C B, B A B C B। मेन पोजीशन से वापस मेन पोजीशन पर आया, दोनों एक्सट्रीम्स को छूकर। दिस इज वन ऑसिलेशन। ओके, so what is its amplitude? Amplitude, maximum displacement। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो एक्सट्रीम और मेन के बीच का डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मैक्स डिस्प्लेसमेंट। सो ये कुछ पेंडुलम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, ये बहुत काम आती हैं। देन वी हैव द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल T, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। सॉरी, yes, time period is this only। टाइम पीरियड यही होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इट इज नोन एज टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी जिसे हम डिनोट करते हैं एक जर्मन लेटर से न्यू, ऐसे टेढ़ा सा वी होता है, इसे हम बोलते हैं न्यू, और इससे हम जनरली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज
नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, और इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/t। अब ऐसा क्यों होता है? अब मान लो t एक ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड x है, मतलब एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में x सेकंड लगाता है। एक ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में x सेकंड लगाता है, और इसका मतलब 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितने वो करेगा, 1/x ऑसिलेशंस करेगा। एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस करेगा, 1/x। x क्या था, t था, तो एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1/t। प्रूव्ड? बिल्कुल। सो और एक और अमेजिंग बात बताता हूँ कि एक पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है, एक पेंडुलम जिसका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड होता है, इट इज नोन एज अ सेकेंड्स पेंडुलम। इसको हम एक सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता नहीं, बट एक एक ऐसा पेंडुलम जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगाता है, उसे हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। सो अब हम इस पेंडुलम के, सिंपल पेंडुलम के कुछ लॉज पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम के भी कुछ लॉज होते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे हमें हमारा जो टॉपिक है उसे करने में, बिकॉज वी वुड बी एबल टू डिटरमाइन थिंग्स इन अ बेटर वे, क्योंकि वहाँ पर हम न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज वी आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड कि हम उतने लेवल के न्यूमेरिकल्स कर पाए। सो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो पेंडुलम भी कुछ लॉज होते हैं जो ये फॉलो करता है। सो सबसे पहला लॉ, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट। टाइम पीरियड हमेशा इंडिपेंडेंट होगा हमारे पेंडुलम के मटेरियल से, कि उसका बॉब किस मटेरियल का है, उसका स्ट्रिंग किस मटेरियल का है। टाइम पीरियड का उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मास से, बॉब का क्या मास है, स्ट्रिंग का क्या मास है, हमारे टाइम पीरियड को उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शेप और साइज, और ये सारी चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं बॉब की। जो हमारा बॉब होता है उसकी मटेरियल, मास, शेप, साइज, इस चीज़ का टाइम पीरियड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, T does not depend on A। A मतलब एम्पलीट्यूड, पूरा लिख देता हूँ। T does not depend on एम्पलीट्यूड। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा उसे, तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ थीटा इज लेस देन 4 डिग्रीज। सो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 डिग्री से कम है तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारे एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और यार 4 डिग्री के अंदर कितना होता है वो, मतलब अगर मैं 2 पेन्स लूँ और उनको बिल्कुल ऐसे पास सा रखूँ तो भी ये 4 डिग्री से शायद ज़्यादा हो यार। सो इतने से डिस्प्लेसमेंट के अंदर एम्पलीट्यूड का क्या ही फ़र्क पड़ेगा, अगर इससे कम हो तो क्या फ़र्क पड़ता है एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड पे। सो वी कैन से इट्स रेलिवेंट, और ये एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने प्रूव करा है। सो इट इज़ ट्रू। थर्ड लॉ हमें ये कहता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग की लेंथ होगी
उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। अगर स्ट्रिंग की लेंथ हम 4 टाइम से इंक्रीज कर दे तो टाइम पीरियड 2 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। ये हमें ये चीज़ बताता है। ओके, फोर्थ लॉ says that time period is directly proportional to 1 by root g। मतलब अगर हम एक बॉब को, अगर हम एक पेंडुलम को अर्थ पर सस्पेंड करें और हम एक पेंडुलम को मार्स पर सस्पेंड करें जहाँ पर ग्रेविटी अर्थ से कम होती है, सो अर्थ पर टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा एज विद रिस्पेक्ट टू मार्स। मतलब मार्स पर टाइम पीरियड मार्स पर टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा, अर्थ पर टाइम पीरियड कम आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम पीरियड घटेगा, और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब उस जगह पर कम होगी। मतलब मार्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, मतलब वहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ओके, ये बात हमें समझ में आई। इसका मतलब फिफ्थ पॉइंट हम यहीं से निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल बाय जी। ठीक है, दोनों चीज को मर्ज कर दिया। अब इससे हम बोल सकते हैं कि T इज इक्वल टू आर रूट एल बाय जी। आर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, जब हमने लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करे तो हमें पता चला कि जो R है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई। R की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी। आपने ये इक्वेशन कई जगह पढ़ी होगी, बट आज आप लोगों को पता भी चल गया कि इसका मतलब क्या है। और इस इक्वेशन को यूज़ कर कर यार हम एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसी चीज़ से, इसी इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा और अगर हम मैथ्स लगा दें, अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा और मैथ्स लगा दें, सो वी कैन ऑल्सो डिराइव दैट g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा मैथ्स लगाए, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, g को उधर लेकर गए, t को इधर लेकर आए। सो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। सो आपने काफ़ी सारे फिजिसिस्ट या आपने को कहीं पर सुना होगा कि हम एक पेंडुलम को यूज़ कर कर एक जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करते हैं, वो हम इसी इक्वेशन को यूज़ कर कर हम फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक जगह पर जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। हम एक पेंडुलम लेते हैं, उसकी लेंथ हम पहले से मेजर कर लेते हैं, हम उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। और टाइम पीरियड यार कभी भी ना, एक मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत काम आती है। हम जब भी टाइम पीरियड मेजर करते हैं एक ऑब्जेक्ट का, हम कभी भी एक ऑसिलेशन का मेजर नहीं करते। नो, हम कभी भी एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं मेजर करते और हम उसे टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस ऑफ एरर होते हैं। सो हम क्या करते हैं, 10 ऑसिलेशंस करते हैं, उसका टाइम पीरियड नोट डाउन करते हैं और उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। सो वी टेक एन एवरेज टाइम पीरियड। हमें पता है कि टाइम पीरियड थोड़ा सा वेरिएट करता है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड स्लो होती है, टाइम पीरियड स्लो होता जाता है। सो हम एक एवरेज ले लेते हैं 10 ऑसिलेशंस की, और उससे हम डिफाइन करते हैं। सो ये था ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। ओके, ये सब सिंपल पेंडुलम के बारे में था। अब जो हमारा टॉपिक रह जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑन ए सिंपल पेंडुलम। यार अब ये सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक रह गया। हमने 25 मिनट ये समझने के लिए अपने इन्वेस्ट करे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अब हमारे पास जो ये इतना बड़ा टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको अगर मैं ऐसे डायरेक्टली पढ़ाता तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता कि कुछ प्रूफ नहीं है इसका, कुछ वो नहीं है। अब आप लोगों को थोड़ा सेंसिबल लगेगा, और अब ये सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक रह चुका है। सो पॉइंट ए पर
पॉइंट ए पर इस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिल्कुल सही बात है। पॉइंट ए पर इस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ को आया, अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती तो ये और आगे जाता, बट ये एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, बट ये हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर है, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मानते हो आप ये बात कि वो, अगर हम इस लेवल को ग्राउंड लेवल मानते हैं हम सिंपल पेंडुलम में, सो ये ग्राउंड के पास अप्रोच करता जा रहा है और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। एट पॉइंट बी इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल होगी, इस पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक होगी, क्योंकि हम जो बी पॉइंट होता है उसी को हम ग्राउंड लेवल मानते हैं, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं जब हम एक पेंडुलम की बात कर रहे होते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पर यार सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ऊपर वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, सिंपल सी बात समझ में आ गई। सो बस यही था ये टॉपिक। इसके अंदर हम ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके प्रूव नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले केस के अंदर करा था, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस आर वेरी टीडियस, बहुत बहुत ज़्यादा टफ होती हैं। ठीक है, मतलब ये लैब्स के अंदर भी जो ट्रेंड साइंटिस्ट होते हैं, जो ट्रेंड फिजिसिस्ट होते हैं, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं यार, तो हम तो फिर भी बच्चे हैं, हमसे ये करना बहुत मुश्किल होता है। सो हम इसको सिर्फ अभी इतना ही पढ़ेंगे। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके अंदर एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, क्योंकि P प्लस के शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर सिर्फ P है, K ज़ीरो है तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर सिर्फ K है, P ज़ीरो है तो कांस्टेंट हो गया। जैसे जैसे P घटा वैसे वैसे K बढ़ेगा कांस्टेंट रखने के लिए, और जैसे जैसे P बढ़ा K घटेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये हमारा 8th लेक्चर था। अगला लेक्चर काफ़ी शॉर्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हमने सिर्फ 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स टच करने हैं, दैट इज़ पावर एंड इंटेंसिटी। बहुत ज़्यादा छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो हम इन टॉपिक्स को जल्दी से करके we will move on to our next topic, that is gravitation. And gravitation is indeed a very 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 interesting topic। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रेविटेशन, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सो आज के लिए इतना ही था। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।